जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के पहले पाठ भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम इस भाग में भाषा, लिपि और बोली पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, व्याकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम अपनी बातों को, अपनी भावों को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के भावों विचारों को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप चित्रों में देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि बच्चा रो रहा है, तो अनुभव के आधार पर दादी को उसके मन की बात पता चल जाती है। वह बहू से कह रही है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, हमारे आसपास कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ध्वनि का उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग अपने हाथों की उंगलियों से इशारे से अपने विचारों के और भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनुभव के आधार पर दादी माँ कह रही है कि बच्चे को भूख लगी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गूंगे होते हैं, तो वो अपनी क्या होता है, अपनी ध्वनि का उच्चारण तो कर नहीं पाते हैं, तो वो इशारों से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर सिग्नल का रंग लाल देखकर गाड़ी को रोक देता है। ठीक है, आउट, एक उंगली के उठने का यही भाव क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा ग्रहण किया जाएगा। यहाँ पर एम्पायर ने उंगली उठाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आउट हो गए। ठीक है, तो इन उदाहरणों से आपको पता चल रहा है कि संप्रेषण संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा ही था कि भाषा जो होती है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है और साथ ही साथ भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। ठीक है, एक तो लिखित होता है जब हम किसी चीज को लिखकर व्यक्त करते हैं, और एक मौखिक होता है कि जब हम बोलकर किसी चीज को या पढ़कर व्यक्त करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन सभी चित्रों में सब लोग संकेत के द्वारा भाव समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, ठीक वैसे यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है, एक दूसरे की बातों को समझना, अपनी बातों को दूसरों को समझाना, यह संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, गूंगा व्यक्ति संकेतों से अपनी बात को समझाता है। इनको हम भाषा नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें लिखा, पढ़ा या बोला नहीं जा सकता। ठीक है, लिखकर, पढ़कर, बोलकर अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जा सकता है। ठीक है, यह तो एक सांकेतिक रूप है जिसके माध्यम से, और वैसे भी संकेतों का जो प्रयोग होता है वह बहुत ही सोच समझकर यदा कदा ही होता है। तो संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, तो भाषा हम किसे कह सकते हैं बच्चों? जिसे हम लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, और इसके लिखकर, पढ़कर, बोलकर अपने विचारों का जहाँ पर आदान प्रदान किया जाए वहां ही भाषा, उसे ही भाषा कहा जाता है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के भाष धातु से होती है। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अब अगर इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया तो इसके आधार पर एक क्या परिभाषा क्या निकलती है कि भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के माध्यम से हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसे लिखकर, पढ़कर और बोलकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही हम सभी अपने विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान करते हैं, और भाषा को लिखकर, पढ़कर और बोलकर भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आज अध्यापक ने डिब्बा बंद खाने पर विचार व्यक्त किया। शोभित ने अपनी कविता सुनाई। सभा में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा गया। परीक्षा में तुमने किस विषय पर निबंध लिखा है? उपयुक्त ये जितने उदाहरण दिए गए हैं, 4 उदाहरण है आपके समक्ष, इन सब में लिखने, बोलने, सुनने, सुनाने, पढ़ने की स्थितियों का, कंडीशंस का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी स्थितियों में भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाषा का रूप। सबसे पहले हमने समझ लिया कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम भाषा के रूप पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, क्या भाषा के रूप क्या होते हैं। ठीक है, तो भाषा के 2 मान्य रूप हैं। ठीक है, पहला मान्य रूप क्या है कि भाषा का पहला मान्य रूप है मौखिक और दूसरा मान्य रूप है लिखित। ठीक है, तो पहले चित्र में यहाँ पर देखिए आप, मौखिक रूप का वर्णन है।
और दूसरे चित्र में यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्र प्रश्न लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो चित्रों को देखकर ही समझ में आ गया फिर भी कि जहाँ पर हम बोलकर अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं वह रूप जो होता है भाषा का मौखिक रूप होता है, और जहाँ पर हम लिखकर या लिखकर अपनी बातों को जहाँ पर स्पष्ट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, मौखिक रूप जो है जो वो भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है, परंतु यह स्थायी रूप नहीं होता है लेकिन मूल रूप होता है। जब हमें ध्वनि चिन्हों का, लिपि का जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम बोलकर ही अपनी बातों को प्रकट करते थे। तो यह जो है वह भाषा का मूल रूप है। जब हम परस्पर बातचीत करते हैं, मतलब एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं, किसी को कुछ बता रहे होते हैं या भाषण आदि दे रहे होते हैं, तब हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोन पर बात करना, रेडियो आदि में भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक भी अधिकाधिक मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये भी मौखिक रूप ही है। अनपढ़ व्यक्ति की भाषा के इसी रूप में अपने विचार, हाँ, और अनपढ़ व्यक्ति जो है जिन्हें लिपि का ज्ञान नहीं है, जो लिख नहीं सकते, वे भी इस मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं अपने विचारों और भाव का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि मौखिक रूप जो है वो भाषा का मूल रूप है। इसमें क्या होता है, हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, दूसरा जो रूप है वह है लिखित रूप। ठीक है, तो लिखित रूप में क्या होता है बच्चों, अपने भाव एवं विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, यह मौखिक भाषा के बाद उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, जब हमने बोलना सीख लिया और जब हमें लिपियों की आवश्यकता हुई, जब हमें लिखने की आवश्यकता होती तो हम लिपियों का वो करते, निर्धारण करते हैं और फिर हम लिखित रूप सीखते हैं भाषा का। ठीक है, तो जो मौखिक भाषा है उसके बाद लिखित भाषा का रूप विकसित हुआ। जब मानव का काम मौखिक भाषा से चलना मुश्किल हो गया तब भाषा को ध्वनियों के प्रतीकों में ढालकर उसे लिखित रूप देने का प्रयास किया गया। हाँ, जब हमें लगने लगा कि सिर्फ बोलकर ही काम नहीं चल सकता, अब लिखना भी पड़ेगा, तब हमने क्या किया, भाषा की ध्वनियों का कुछ चिन्ह बनाया और लिखित रूप देने का प्रयास किया। इन प्रतीकों को, इन चिन्हों को हम अक्षर या अल्फाबेट के रूप में जानते हैं। इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है, अब मानव इन्हीं माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने लगा है। ठीक है, लिखकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने लगा है। आज आप जो व्याकरण की पुस्तक सुगमता और सहजता से पढ़ रहे हैं वह भाषा के लिखित रूप का ही परिणाम है। बिल्कुल, अगर यह लिखकर ऐसे नहीं दिया होता तो हम इतने आराम से इसको पढ़कर नहीं समझ रहे होते। ठीक है, तो जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं सब लिखित भाषा का ही उदाहरण है और इसी का परिणाम है, इसी का रिजल्ट है कि हम इसे इजीली पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भाषा का दोनों रूप है, लिखित और मौखिक, मतलब मौखिक और लिखित, तो ये इन दोनों का क्या महत्व है। ठीक है, तो दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे घरों में हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो लिख के तो करते नहीं है। ठीक है, तो महत्व क्या है, मौखिक भाषा का महत्व ये है कि व्यवहार में और प्रत्येक दिन सामान्य रूप से हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लिखित भाषा का प्रभाव तो स्पष्ट है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य आज तक सुरक्षित है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, अतः भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर दोनों को, मौखिक और लिखित दोनों को देखते हैं तो लिखित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, मौखिक बातें हम कहकर भूल सकते हैं। अगर लिखित रूप नहीं होता भाषा का तो सोचिए, हमारे जो इतने महान ग्रंथ है जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब हम कभी भी नहीं पढ़ पाते। तो यह मौखिक से आगे बढ़कर लिखित रूप का ही चमत्कार है जिसकी वजह से हम अपने सारे प्राचीन साहित्य आज आराम से सुगमता से पढ़ पाते। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो हम क्या पाते हैं कि भाषा के दूसरे रूप अर्थात लिखित रूप का महत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अब भाषा के अन्य भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे एक है मातृभाषा जिसे हम मदर टंग कहते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा क्या होती है, माँ तथा परिवार के सदस्य। हाँ, हम जहाँ पैदा होते हैं, बालक जहाँ पैदा होता है बच्चा, तो उसके माँ तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जो भाषा वो सबसे पहले सीखता है, ठीक है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है, मदर टंग। ठीक है बच्चों, फिर आती है राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। तो राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भारतवर्ष एक राष्ट्र है और यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, हिंदी। ठीक है, तो और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उसने इसे माना भी है, राष्ट्रभाषा की इसको दर्जा भी दिया है। ठीक है, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है जो किसी भी राष्ट्र के संविधान द्वारा मान्य हो तथा उस राष्ट्र में सबसे अधिक बोली व
समझी जाने वाली हो। ठीक है, फिर आता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए राजभाषा का प्रयोग जो होता है वो सरकारी कामकाज में होता है। ठीक है, तो हमारे भारत में सरकारी कामकाज के रूप में भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। तो आइए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जाने कि राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में तो भारत ने हिंदी को स्वीकृति दी ही है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? तो राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने अपनाया, पर अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में रखा गया है। अभी भी अंग्रेजी में भी पत्र व्यवहार होते हैं, लेकिन राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, सारे सरकारी कामकाज के तौर पर हम अब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसको राजभाषा के रूप में भी अपनाया है। ठीक है, तो भाषा के अन्य हमने 3 रूप यहाँ पर सीख लिए। मातृभाषा जो हम घर में सीखते हैं, राष्ट्रभाषा जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है, और राजभाषा जिससे हमारे देश के सारे सरकारी कामकाज सरकारी कार्यालयों में किए जाते हैं, पत्र व्यवहार की जो भाषा होती है। ठीक है, अब है संकेत भाषा। ठीक है, तो पाठ के शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि जहां पर संकेतों के माध्यम से चीजें समझाई जाए, बातें समझाई जाए, वहां पर संकेत भाषा होता है। ठीक है, जैसे रेल के रुकने के लिए लाल सिग्नल दिया जाता है, अंपायर आउट होने के लिए अपनी एक उंगली का इशारा करता है। ठीक है, आज भी हमारे रोजाना के जीवन में बहुत सा काम संकेतों के माध्यम से होता है। स्पष्ट है कि ये संकेत हमारे विचार एवं हाव भाव को स्पष्ट करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो जहां पर हम संकेतों के माध्यम से बातों को समझते हैं उसे हम संकेत भाषा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे पहचानते हैं कि एम्बुलेंस है, रोगी का वाहन है। ठीक है, एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी का वाहन कहते हैं क्योंकि उस पे प्लस का साइन बना हुआ होता है। ठीक है, जोड़ का निशान बना हुआ होता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस है। ठीक है, नए पड़ोसी के दरवाजे पर का निशान देखने पर उसके डॉक्टर होने का पता चलता है। हाँ भाई, हम आजकल अपने दरवाजे पर नेम प्लेट लगा देते हैं। अब हम रोज बाहर निकल के तो बताएंगे नहीं हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब हमारा पेशा क्या है, तो हम ऐसे चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, संकेत भाषा की अपनी सीमाएं होती है, मतलब लिमिटेशंस होती है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। देखिए, लिखित और मौखिक भाषा का बच्चों कोई सीमा नहीं है, लेकिन संकेतिक भाषा का सीमा होता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है। और कभी कभी क्या होता है, संकेतों के साथ जो भाव का विचार जुड़ा हुआ होता है वो थोड़ा भ्रामक भी हो जाता है। भ्रामक मतलब हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं कि यह संकेत सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया, पहले हमने क्या समझे, भाषा किसे कहते हैं, फिर भाषा के रूप, फिर अन्य जो रूप है भाषा के वो, और संकेत भाषा को समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों दुनिया के हर देश और हर समाज में किसी न किसी भाषा का तो प्रचलन है ही, बोली ही जाती है। विश्व के में प्रचलित कुछ मुख्य भाषाएं, जैसे पूरे अगर विश्व का पहले देखते हैं कि विश्व में बहुत ज्यादा प्रचलित भाषाएं जैसे अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, हिंदी जो कि हमारी अपनी भाषा है, चीनी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, उर्दू, पश्तो आदि। ठीक है, लेकिन हमारे देश भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारी भाषाएं बोली और समझी जाती है। तो भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, है ना, हर राज्य की। तो संविधान ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। तो आइए जानते हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों ये 22 भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, डोगरी, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बांग्ला, मैथिली, मलयालम, संस्कृत, ओडिया, असमिया, नेपाली, बोडो, कश्मीरी, संथाली, मणिपुरी। ठीक है, असमिया को हम असामी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, मैंने आपको प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही बता दिया, राजभाषा में ही सरकारी कानून। देखिए ये सारी राज्य की भाषाएं तो है ही, लेकिन जितने भी सरकारी काम होते हैं वो हमारी राजभाषा में ही होते हैं। ये सारे राज्य की भाषाएं हैं। जैसे अगर आप पंजाब चले जाए तो आप पंजाबी सुनेंगे, असम चले जाए तो असमी सुनेंगे, नेपाल चले जाए तो नेपाली भाषा होगी, कश्मीर में कश्मीरी भाषा का प्रचलन है। किंतु संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, तो इन सारे राज्यों के जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी भाषा में ही संपन्न होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों की लिपि क्या है। ठीक है, तो आपने इस पुस्तक में क लिखा देखा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क ध्वनि लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद आपने क की ध्वनि उच्चारित की, आपने बोला क, आपने इसका कारण सोचा। क ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए क चिन्ह लिखा जाता है, इसी चिन्ह के तरीके को लिपि कहा जाता है। हाँ देखिए, अगर लिपि को समझा जाए तो बच्चों जो भी बातें हम कहते हैं,
अगर हमको इसे लिखकर प्रकट करना है, ठीक है, भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करना है, इसको लिखना है, तो हमको कुछ चिन्ह चाहिए होंगे ना। जैसे मैंने कहा बच्चों, तो बच्चों जब अगर मैं लिखकर आपके तक पहुंचाना चाहती हूँ तो बच्चों लिखने के लिए मुझे ब लिखना है, आधा च, पूरा च, फिर उसमें ओ की मात्रा लगानी है। तो इन सब चीजों के लिए मैंने जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया, तो यही चिन्ह जो है वो लिपि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लिखित भाषा में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए ये जो ध्वनि चिन्ह है ना वो निश्चित कर दिए गए हैं कि क आप कैसे लिखेंगे, ब कैसे लिखेंगे, है ना। तो जिसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है बच्चों, रोमन, तो उसमें हम ABCD पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे ही हिंदी में हम क ख ग घ पढ़ते हैं, तो इसकी लिपि देवनागरी होती है। तो अगर अब हमको लिपि की परिभाषा देनी है तो हम क्या कहेंगे कि वर्णों या अक्षरों को लिखने के निश्चित विधि या तरीके को हम लिपि कहते हैं। अब इसका हम परिभाषा अपने शब्दों में भी दे सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको ये जो जितनी भाषाएं हैं ना, 22 भाषाएं जिसको हमें संविधान ने मान्यता दी है, वो भी आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद कर देखिए यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हुई हैं जिसकी लिपि भी है, तो वो भी आपको याद कर लेना है। देखिए तो हिंदी, संस्कृत, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, और अंग्रेजी जो है वो रोमन में लिखी जाती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, मतलब देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ठीक है। अशोक जी जो थे उनके जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं उसमें ब्राह्मणी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, तो उसी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। जब आप SST मतलब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि अशोक के जितने भी शिलालेख थे वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे कुछ है, तो उसी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है बच्चों। अब भाषा तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बोली, कि बोली किसे कहते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, बोली जो होती है ना वो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, मतलब थोड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे अगर हम जाते हैं हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ हरियाणवी बोली जाती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिल्ली में भी हरियाणवी बोली जाती है, नहीं, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंचते हैं हरियाणा के तो वहाँ हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। बिहार पहुंचते हैं तो भोजपुरी बोली जाती है, तो वह उसे हम बोली कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाए। लेकिन जो भाषा होता है वो भाषा का प्रसार बहुत बृहद क्षेत्र में होता है, ठीक है, वो अधिक बृहद पैमाने पर बोली जाती है। जैसे अगर हमारे देश की भाषा हिंदी है उसे हम बोली नहीं कह सकते क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बोली जाती है, ठीक है। भाषा का ज्ञान बहुसंख्यक लोगों को होता है, लेकिन बोली का ज्ञान इस क्षेत्र विशेष में होता है। बोली का सामान्यतः मौखिक प्रयोग ही होता है। हाँ, बोली में सिर्फ बातें ही की जाती हैं, रचनाएं नहीं की जा सकती, ठीक है। आजकल कई बोलियों का लिखित रूप भी सामने आने लगा है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कह सकते, बहुत सारी बोलियों का लिखित रूप भी आता है। जैसे आजकल रचनाएं भोजपुरी में हो रही हैं, ब्रजभाषा में हो रही है, अवधी में हो रही है, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी आदि में भी हो रही है। लेकिन वैसा माना जाता है कि भाषाओं का जो वो प्रभाव है वो बृहद होता है, ठीक है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो उसका उपयोग मौखिक व लिखित दोनों रूप में होने लगे तो वह बोली उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। अच्छा ठीक है, क्या होता है, पहले बोली जो होती है सिर्फ मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, उस बोली का प्रादुर्भाव जब बढ़ता है, उसकी महत्व जब बढ़ता है तो हम उसमें लिखित रूप में रचनाएं करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है और देखते ही देखते वह उपभाषा भाषा भी बन जाती है। अब देखिए, जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ी और ब्रजभाषा जैसी बोलियों का तो उपयोग होने ही लगा है। तो आइए, ऐसी कुछ बोलियां हैं जो मुख्य, वैसे तो बहुत सारी बोलियां लेकिन कुछ मुख्य बोलियां हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए। वो मुख्य हैं, जैसे पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्व भारत के पूर्वी भाग में अवधी, बघेली, भोजपुरी और मैथिली। उत्तर में गढ़वाली, दक्षिण में दक्षिणी हिंदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है बच्चों कि किस भाग में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो इस भाग में हमने भाषा पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, फिर हमने यह पढ़ा कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है। तो भाषा के रूप होते हैं मौखिक और लिखित। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इन दोनों के अलावा भाषा के 3 और जैसे रूप हो गए, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि संकेत भाषा का भी स्थान है, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत सीमित है, और क्योंकि यह थोड़ा भ्रामक भी है
ठीक है, हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इसे अपूर्ण और भ्रामक माना जाता है। ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद हमने यह पढ़ा कि किन किन बोलियों, कितनी सारी भाषाओं को हमारे भारत संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो वो ये रहे। फिर हमने लिपि पढ़ा कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि हम उसे कहते हैं जैसे हमारी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो भी ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। फिर हमने इन भाषाओं की लिपियां पढ़ी जो आपको याद करना है। फिर हमने बोली पढ़ा कि बोली क्या है, तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा बृहद क्षेत्र में बोली जाती है। तो कुछ जो मुख्य बोलियां हैं भारत की जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पर है, ये सब आपको याद करना है। और जब अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।